हेलो गाइज, दिस इज मृत्युंजय प्रताप सिंह। गाइज, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड ब्रिटल मटेरियल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपका डक्टाइल मटेरियल क्या होता है और ब्रिटल मटेरियल क्या होता है। तो डक्टाइल मटेरियल आपका वह मटेरियल होता है जो आपका हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड। मतलब कि अगर हम मटेरियल पे आपका लोड टेंसाइल लोड लगाते हैं तो वो क्या देगा, आपको बहुत ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देगा। ठीक है, तो उस मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, आपको डक्टाइल मटेरियल। वही अगर बात करें ब्रिटल मटेरियल की, तो अगर हम क्या करते हैं उस पर टेंसाइल लोड लगाते हैं तो उसमें जो है लो डिग्री ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन देता है। मतलब कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है बहुत ही कम होता है। बात समझ में आ रही है? निग्लेजिबल होता है, लगभग जीरो नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। क्या है क्राइटेरिया? परसेंटेज इलोंगेशन का। तो परसेंटेज इलोंगेशन जो है कैसे निकाला जाता है? पहले फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इनटू का 100 करते हैं तो हमें क्या मिलता है? परसेंटेज इलोंगेशन। अगर ये परसेंटेज इलोंगेशन लेस देन 5% है तो उसे हम बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। अगर ये आपका परसेंटेज इलोंगेशन अगर ग्रेटर देन है 5% से और लेस देन है 15% से तो उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट डक्टाइल मटेरियल। अगर हमारा परसेंटेज इलोंगेशन मोर देन है 15% से, 15% से ज़्यादा है तो उसे हम बोलेंगे क्या? कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल। क्या बोलेंगे? कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो परसेंटेज इलोंगेशन जो है 5% से कम है तो ब्रिटल मटेरियल, 5% से ज़्यादा है तो उसे हम बोल सकते हैं डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, अदरवाइज ये आप याद कर सकते हैं तो इसे बोलेंगे 5% से और 15% के बीच में रहेगा तो उसे बोलेंगे इंटरमीडिएट डक्टाइल, और 15% से ज़्यादा है तो उसे बोलेंगे कंप्लीटली डक्टाइल मटेरियल। ठीक है, तो अब चलिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल की पहले। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता कहां से है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता कहां से है। ठीक है, तो आंसर सिंपल सा है कि आपके लैब में एक मशीन होता है जिसका नाम होता है यूटीएम। क्या नाम होता है? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, जिसपे हम सिंपल टेंशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन पे। किस पे? माइल्ड स्टील के स्पेसिमेन पे। अब ये स्पेसिमेन होता कैसे है तो आप देख लीजिए, इस स्पेसिमेन में आपका दोनों एंड पे जो है डायमीटर जो होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है, देख सकते हैं आप। और जो बीच का डायमीटर होता है, बीच वाले पोर्शन होता है, उसका डायमीटर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, और ये माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, हम टेस्टिंग के लिए ज्यादातर जो है माइल्ड स्टील ही यूज करते हैं ताकि जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के हर एक पॉइंट को हम डिस्कस कर सकें। ठीक है, अब ये इस तरह का शेप होता है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं डंबल शेप, क्योंकि ये डंबल के जैसा दिख रहा है तो डंबल शेप स्पेसिमेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डंबल शेप स्पेसिमेन, या बोलते हैं डॉग बोन स्पेसिमेन। तो इसके दो नाम है, या तो आप डंबल शेप स्पेसिमेन बोलिए या डॉग बोन स्पेसिमेन बोलिए। अब देखिए, ये जो पोर्शन होता है डायमीटर इसलिए ज्यादा रखा जाता है ताकि जो है आप जॉ में फंसाने काम आए, मतलब कि होल्ड करने के काम आए। आ रही बात समझ में? ताकि आसानी से आप होल्ड कर सकें इस स्पेसिमेन को। ठीक है, अब जो है हमारी एनालिसिस जो होती है इस पूरे लेंथ पे नहीं होती है, हमारा कुछ ही लेंथ पे होता है, जो कि हम क्या करते हैं, मार्क कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे, और इसी लेंथ पे हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन रखते हैं। ठीक है, इसी लेंथ पे आप जो है ऑब्जर्वेशन रखते हैं कि हमारा इसी लेंथ में हमारा लोड लगाने की वजह से, टेंसाइल लोड लगाने की वजह से कितना चेंज हुआ, कितना लेंथ इंक्रीज किया। ठीक है, तो इसी पे ऑब्जर्वेशन होता है। तो इसी लेंथ को हम बोलते हैं गेज लेंथ। आ रही बात समझ में? क्या बोलते हैं? गेज लेंथ। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस खींच लेते हैं और यहां पे ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है,
ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। अब कंफ्यूजन ये आता है कि हम यहाँ पे स्ट्रेस लिखें कि यहाँ पे स्ट्रेन लिखें, यहाँ पे स्ट्रेन लिखें कि यहाँ पे स्ट्रेस लिखें। ये लड़कों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए आप जानते हैं y इक्वल टू एफ एक्स जानते हैं, यहाँ पे x जो है क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। आपका x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। भाई अगर हम x की वैल्यू इंडिपेंडेंटली कुछ भी रखेंगे, 2 3 4 समथिंग कुछ भी रखेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी। मतलब कि x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें y की वैल्यू मिलेगी। तो उस y की वैल्यू मिलने से हम क्या हो रहे हैं, हम x पे डिपेंडेंट हो रहे हैं, x पे हम डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो हमारा y क्या हो गया, y हमारा डिपेंडेंट हो गया x पे, तो हमारा x क्या होगा, इंडिपेंडेंट हो गया। भाई अपने मन से वैल्यू बदल सकता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा स्ट्रेस जो होता है वो फंक्शन होता है स्ट्रेन का। आ रही बात समझ में? तो यहां पे स्ट्रेन जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और स्ट्रेस जो होता है डिपेंडेंट होता है। आ रही बात समझ में, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन की वैल्यू कुछ हम देंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी कुछ वैल्यू देंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा। या सिंपल सी बात समझिए कि हम जो है स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते हैं। आरी बात समझिए, स्ट्रेस को मेजर नहीं किया जा सकता है। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स मेजर करने के लिए कोई डिवाइस बना है क्या, नहीं बना है। बट आपको स्ट्रेन मेजर किया जा सकता है, स्ट्रेन को मेजर किया जा सकता है। किससे मेजर किया जा सकता है, तो एक्सटेंसोमीटर से मेजर किया जा सकता है। एक्सटेंसोमीटर, आ रही बात समझ में, एक्सटेंसोमीटर होता है जो कि आपका 10⁻⁻6 मीटर ऑर्डर तक ये मेजर कर सकता है। आ रही बात समझ में, 10⁻⁻6 मीटर तक ये आपको इतने ऑर्डर तक मेजर कर सकता है एक्सटेंसोमीटर। या दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रिक गेज, इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेज होता है, इलेक्ट्रिक स्ट्रेन गेज। ये आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या मेजर करने के लिए, स्ट्रेन मेजर करने के लिए, ठीक है। इनसे हम इतने ऑर्डर तक आप जो है मेजर कर सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग आप स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपका ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और आपका सिग्मा क्या हो गया, मतलब स्ट्रेस जो हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आपका हम एक्स एक्सिस पे क्या रखेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए एक्स हो गया कि नहीं आपका एक्स, तो यहां पे रहेगा स्ट्रेन। आ रही बात समझ में, स्ट्रेन मतलब कि स्मॉल ई, ठीक है। और यहां पे दिखाएंगे हम स्ट्रेस, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारा स्पेसिमेन है उसको कट कर देते हैं, ठीक है। पहले हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ये ड्रॉ होगा, तो देखिए आपका यहाँ पे जब हम होंगे तो आपका जो भी स्पेसिमेन है उस पर जो है लोड क्या होगा, जीरो होगा। मतलब कि कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेन नहीं होगा। और हम धीरे धीरे लोड बढ़ाएंगे। कौन सा लोड बढ़ाएंगे, तो पहले मैं स्पेसिमेन को यहाँ पे कट करके निकाल लेता हूँ, क्योंकि इतने ही लेंथ में हमें क्या करना है, देखना है कि हमारा कितना इलोंगेशन हो रहा है। तो इसको मैं कट करके यहाँ पे बना ले रहा हूँ, ठीक है। ये आपका यहीं पे कट करके बना लिया, जिसका लेंथ क्या है, L है। और इस पर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। और कौन सा लोड अप्लाई करेंगे, तो ग्रेजुअल लोड अप्लाई करेंगे। कौन सा लोड, ग्रेजुअल लोड। अब ग्रेजुअल लोड क्या होता है, वह लोड जो जीरो से स्टार्ट हो और धीरे 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 क्या हो, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक जाए। आ रही बात समझ में, धीरे धीरे उसकी वैल्यू बढ़ती रहे, तो उस लोड को हम बोलते हैं ग्रेजुअल लोड। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया पीपी। एक चीज और मैं बताऊंगा कि यहाँ पे जो है जब हम इसको क्या करते हैं, क्लैंप करते हैं, जाके अंदर होल्ड करते हैं, तो इसकी वजह से इस वाले पोर्शन में कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। इस वाले पोर्शन में इतने पोर्शन में कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। आ रही बात समझ में, इसको क्लैंप करने की वजह से, ठीक है। ये बात आप याद रखिएगा। अब देखिए हम क्या थे, यहां पे थे इस पॉइंट पे, जब हमारा कोई भी लोड नहीं लग रहा था। आ रही बात समझ में, तो हमारा स्ट्रेस भी जीरो, स्ट्रेन भी जीरो। अब क्या हुआ, हमने लोड बढ़ाना स्टार्ट किया तो हमारा स्ट्रेस भी बढ़ा, स्ट्रेस भी बढ़ता गया, स्ट्रेन भी बढ़ता गया, स्ट्रेस भी बढ़ता गया, स्ट्रेन भी बढ़ता गया, स्ट्रेस भी बढ़ता गया, स्ट्रेन भी बढ़ता गया, दोनों बढ़ते गए। और ये एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलता है। क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है।
एक पॉइंट हमें बढ़ते बढ़ते एक ऐसा मिल जाता है यहाँ पे, जैसे जैसे हम बढ़ते गए एक पॉइंट हमें ऐसा मिलता है जहाँ पे उसके बाद उसके बियॉन्ड में हमारा लीनियर वेरिएशन खत्म हो जाता है। मतलब कि जैसे वो क्या हो रहा था कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों प्रोपोर्शनली यहाँ तक वैरी कर रहे थे, इसके जस्ट बाद क्या होता है वो वेरिएशन जो है प्रोपोर्शनली नहीं रह जाता है। तो इस पॉइंट को हम ए नाम रख देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम लिख देते हैं इस पॉइंट का, इसे पॉइंट ए लिख देते हैं और इस पॉइंट ए का नाम लिख देते हैं, ए का नाम लिख देते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, PROPORTANILITY, प्रोपोर्शनैलिटी। अरे बात सुनने, जिसे बोलेंगे हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहाँ पे जो है यहाँ तक जो है हमारा जो भी वेरिएशन होता है वो क्या होता है आपका लीनियर होता है, और ये स्ट्रेस जो है इस पोर्शन में पूरे में क्या होता है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन दिस रीजन, या हम ऐसे कर सकते हैं इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस या लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, क्या होगा आपका स्ट्रेस जो होगा प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के। मतलब कि इस पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूंगा, यहाँ पे अगर मैं स्लोप निकालूंगा, यहाँ पे स्लोप निकालूंगा तो ये स्लोप जो होगा क्या होगा कांस्टेंट होगा। और स्लोप हमारा कैसे निकलेगा सिग्मा अपान ई, भाई ऐसे ही तो निकलता है सिग्मा अपान ई। तो सिग्मा इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा, इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा, इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या होगा, अगर हम यहां पे निकाल रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग सिग्मा और डिवाइडेड बाई ये स्ट्रेन। तो अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है आपका कांस्टेंट, क्या आता है कांस्टेंट, और ये यंग्स मॉडुलस दे देता है। ठीक है, क्या देता है यंग्स मॉडुलस, ई को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। आने वाले लेक्चर्स में अभी बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में यंग्स मॉडुलस क्या होता है। अभी फिलहाल आप जान जाइए कि इसका किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को, तो क्या होगा आपको एक स्लोप देगा, और यही स्लोप जो होगा क्या होगा आपका स्लोप जो देगा वो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू को दे देगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और हमारा जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होते हैं इस रीजन में प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन जैसे ही हम बियॉन्ड ए पॉइंट जाते हैं तो ये लीनियर वेरिएशन क्या होता है खत्म हो जाता है। और जैसे जैसे थोड़ा लोड बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलता है, थोड़े दूर पे बहुत पास होता है लेकिन हम इसको दूर बना रहे हैं, एक पॉइंट हमें मिलता है जहां पे हम क्या करें अगर लोड को रिमूव कर दें, इस पॉइंट पे जैसे ही लोड रिमूव कर देते हैं हमारी बॉडी क्या होती है अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है। मतलब जो लेंथ पहले था वो ओरिजिनल लेंथ आ गया आपका, कोई भी उसमें स्ट्रेन या कोई भी इलोंगेशन नहीं होता है। तो इस बी पॉइंट को बोल देते हैं, इस पॉइंट को हम बी नाम रख देते हैं, और बी पॉइंट को बोलते हैं लिमिट ऑफ बी पॉइंट को बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। आ रही बात समझ में। इलास्टिक लिमिट में हमारा क्या होता है, इलास्टिक लिमिट में हमारा ये इस पॉइंट तक अगर हम बॉडी को स्ट्रेच करें और उसको रिमूव कर दें तो बॉडी में जो भी आपका स्ट्रेन होगा वो डिसअपीयर हो जाएगा। आ रही बात समझ में, जो भी स्ट्रेन उसमें आया रहेगा वो क्या कर जाएगा डिसअपीयर हो जाएगा। मतलब कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस या इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस अप टू विच इफ द बॉडी इज स्ट्रेस्ड and released the body will be regain its original shape and size and the strain will be disappear। तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्पेसिमेन क्या करेगा स्पेसिमेन रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ ग्रेजुअल लोड या लोड। ठीक है, एंड स्ट्रेन विल बी जीरो या स्ट्रेन क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेन में सीधे लिख देता हूं ऐसे जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस रीजन में आपका ये स्ट्रेस की वो वैल्यू होती है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है या लिमिटिंग वैल्यू होती है जिस स्ट्रेस तक हम बॉडी को क्या करें खींचें। इस स्ट्रेस की वैल्यू तक अगर हम खींचते हैं बॉडी को, मतलब फोर्स लगा के स्ट्रेच करते हैं और फिर उसको छोड़ देते हैं तो बॉडी क्या कर जाएगा ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो इसी को बोलते हैं हम इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और इसके बियॉन्ड में क्या होता है आपका, जैसे ही हम थोड़ा सा भी इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा भी आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जाता है इस बॉडी के अंदर
प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है, मतलब कि बॉडी आपकी अब कभी वापस अपने शेप एंड साइज में नहीं आएगी। और बात समझ में, जैसे ही हम उसको थोड़ा सा भी इस पॉइंट से इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड में थोड़ा सा भी जाएंगे तो हमारा जो भी आपका मटेरियल है, जो भी स्पेसिमेन है, वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं आएगा, बस यहीं तक आएगा। ठीक है, तो बियॉन्ड दिस पॉइंट क्या होगा, आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है परमानेंट सेटअप हो जाएगा, मतलब इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा। और फिर हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं एक पॉइंट हमें ऐसा मिलता है, एक पॉइंट हमें सी ऐसा मिलता है जहां से अचानक क्या होता है, जैसे इस पॉइंट के हम आगे बढ़ते हैं हमारा स्ट्रेन की वैल्यू जो है रैपिडली बढ़ती है। क्या बढ़ती है? रैपिडली बढ़ जाती है। थोड़ा सा ही अभी जो है, थोड़ा सा ही जैसे ही हम इस पॉइंट से थोड़ा भी लोड बढ़ाएंगे तो क्या होता है कि हमारा स्ट्रेन जो है रैपिडली बढ़ता है। और क्या होता है कि हमारा जो रैपिडली बढ़ने की वजह से हमारा जो आपका स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वैल्यू घट जाती है। ठीक है, यहां पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई आपकी, ये जो है स्ट्रेस की वैल्यू ऐसे घट जाती है, यहां पे स्ट्रेस की वैल्यू घट जाती है और स्ट्रेन जो है बढ़ जाता है। तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम, सी पॉइंट को यील्ड पॉइंट। ठीक है, इसे बोलते हैं अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, अपर यील्ड पॉइंट जहां पे क्या होता है, यील्डिंग स्टार्ट होती है, YIELDING, यील्डिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहां पे यील्डिंग हमारी क्या होती है, जैसे ही हम क्या करते हैं, और क्या करते हैं कि जैसे जैसे हम क्या बोलते हैं, बिना लोड अप्लाई किए, मतलब लोड तो अप्लाई रहता है, मतलब एक्स्ट्रा लोड बिना अप्लाई किए क्या होता है कि बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होता है। आ रही बात समझ में, बॉडी में क्या होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है। ठीक है, और बॉडी में स्ट्रेन डेवलप होता है, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपका स्ट्रेस की वैल्यू सेम हो जाती है और स्ट्रेन आपको मिलते रहता है। ठीक है, स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, सेम हो जाती है, मतलब उसकी वैल्यू वेरी नहीं करती है और आपका जो है स्ट्रेन मिलता है, स्ट्रेन इंक्रीज करता है सम टाइम के लिए। तो उस पॉइंट को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, यहां पे मतलब यील्डिंग खत्म हो गई। अभी मैं समझा रहा हूं इस पॉइंट को, लोअर यील्ड पॉइंट, इसको समझिए। यहां पे क्या होता है, यील्डिंग क्या होती है, यील्डिंग जो है इंड हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब यील्डिंग का मतलब समझिए क्या होता है भाई। यील्डिंग जो है, यील्डिंग का मतलब यही है कि आपका जो है, यील्डिंग का मतलब ये है कि जब आपका जो है ये वैल्यू जो है ऐसे बढ़ी, आ रही बात समझ में, ये जो है मैं ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये जो है वैल्यू जैसे ही हमने क्या किया, सी पॉइंट से जैसे ही थोड़ा भी स्ट्रेस बढ़ा, अचानक से इस पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़े हमारा क्या हो गया, स्ट्रेन रैपिडली बढ़ना स्टार्ट हुआ। स्ट्रेन क्या कर गया, रैपिडली बढ़ना स्टार्ट हो गया। स्ट्रेन जो है क्या कर गया, इंक्रीज हो गया, विदाउट एक्स्ट्रा इंक्रीज इन लोड, विदाउट एक्स्ट्रा इंक्रीज इन लोड। हम बिना लोड में थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाए, हम लोड में थोड़ा सा भी मतलब पहले जितना था उतना ही बढ़ाए रखते हैं, उतने पे ही आपका जो है स्ट्रेन ज़्यादा मिलने लगता है और स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस क्या होता है, कम हो जाता है। स्ट्रेस क्या होता है आपका, डिक्रीज कर जाता है। आ रही बात समझ में, स्ट्रेस डिक्रीज कर जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम यील्डिंग स्टार्ट हो गया। क्या होता है आपका, फिर से सुनिए, आपका जो है स्ट्रेन इंक्रीज करता है रैपिडली और आपका बिना एक्स्ट्रा इंक्रीज किए लोड में बिना एक्स्ट्रा इंक्रीज किए आपका स्ट्रेन क्या कर जाता है, स्ट्रेस क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। स्ट्रेस क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। तो इसको बोलते हैं यील्डिंग। तो ये यील्डिंग हमारा कब तक चलता रहता है, कुछ टाइम तक चलता है। तो डी पॉइंट तक एक ऐसा मिलता है जहां पे हमारा क्या होता है, उस पॉइंट पे हमारा क्या होता है कि यील्डिंग खत्म हो जाता है। इस यील्डिंग पॉइंट जहां खत्म होता है उस पॉइंट को बोलते हैं लोअर यील्ड पॉइंट। मतलब कि यहाँ पे अब जो है स्ट्रेन क्या करेगा, स्ट्रेन इंक्रीज करता है लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू सेम रहती है। इस पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। और स्ट्रेन क्या करता है, स्ट्रेन जो है आपका इंक्रीज करता है, स्ट्रेन जो है इंक्रीज करता है फॉर सम टाइम। स्ट्रेन जो है क्या करता है, स्ट्रेस जो है क्या करता है, सेम रहता है। इस पॉइंट के जस्ट बाद क्या होगा, स्ट्रेन जो है, स्ट्रेस जो है सेम रहेगा और स्ट्रेन की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जैसे ही ये पॉइंट आएगा हमारा क्या हो गया,
भाई ये पॉइंट जब आया मतलब कि यहाँ पे यील्डिंग खत्म हो गई ना। यील्डिंग का मतलब क्या हुआ? यील्डिंग का मतलब यही हुआ कि आपका बिना लोड इंक्रीज किए ज्यादा आपका क्या हो रहा था, आपका जो है स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा था, और आपका स्ट्रेस डिक्रीज करने के साथ साथ आपका स्ट्रेन जो है इंक्रीज कर रहा था। स्ट्रेस डिक्रीज कर रहा था, आप देख सकते हैं स्ट्रेस जो है डिक्रीज कर रहा है और स्ट्रेन इंक्रीज कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम यील्डिंग। तो यहां पे देखिए, लेकिन यहां पे तो कुछ और हो गया। इस पॉइंट पे आपका क्या हो गया, लोअर यील्ड पॉइंट पे क्या हो गया, आपका स्ट्रेस जो है सेम हो गया, स्ट्रेस की वैल्यू कांस्टेंट हो गई। अब जो है स्ट्रेन जो है इंक्रीज कर रहा है सम टाइम के लिए, तो यहां पे डी पॉइंट पे क्या हो गया, आपका यील्डिंग खत्म हो गया। क्लियर है ये चीज? ठीक है, डी पॉइंट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे ही हम और आगे बढ़ते हैं ई पॉइंट आता है। आ रही बात समझ में? ई पॉइंट आता है। ठीक है, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं और लोड बढ़ाते हैं, तो ये कर्व जो में जो है अचानक से क्या हुआ, हमारा और ज़्यादा हमें फोर्स लगाने की जरूरत पड़ गई, मतलब कि और ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ गई। इसमें जो है अचानक से स्ट्रेस आ गया और ज़्यादा इंक्रीज करने लगा, तो ये पॉइंट आपका बोला जाता है अल्टीमेट पॉइंट। आ रही बात समझ में? अल्टीमेट पॉइंट। यहाँ पे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस हमें मिलता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस मिलता है, मतलब स्ट्रेस बॉडी में बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाता है, और हमें जो है स्ट्रेन भी बहुत ज़्यादा मिलता है। स्ट्रेन भी क्या हो गया, बहुत ज़्यादा मिला, उसी के करस्पॉन्डिंग हमें लोड भी क्या करना पड़ा, ज़्यादा अप्लाई करना पड़ा इस पॉइंट के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि भाई एक लोअर यील्ड पॉइंट मिला, एक जो है अपर यील्ड पॉइंट मिला, तो अपर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट हमारा स्ट्रेस क्यों घट रहा है, ये क्वेश्चन है। कंफ्यूजन होती होगी कि भाई लोअर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट जाने में हमारा स्ट्रेस क्यों कम हो रहा है। तो मैं इसको समझा देता हूं, आपका अपर यील्ड पॉइंट से लोअर यील्ड पॉइंट में जाने में क्यों स्ट्रेस घटता है, क्योंकि आप जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, P बाई ए, और P हमारा किसके इक्वल होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, यही तो होता है। तो देखिए यहां पे क्या होता है कि जब हम बॉडी पे फोर्स लगा रहे होते हैं, तो जब बॉडी पे फोर्स लगा रहे होते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं। ठीक है, जब दूर जा रहे होते हैं तो क्या होता है, वो जो है जब दूर जा रहे होते हैं तो उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम हो जाता है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, मतलब कि आर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, इसका मतलब है आर कम हो जाएगा। जब आर कम हो जाएगा इसका मतलब ये हमारा सिग्मा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए यहां पे इस रीजन में हमारा क्या हो गया, स्ट्रेस जो है डिक्रीज कर गया, और बिना लोड थोड़ा सा भी बढ़ाए आपका क्या कर गया, स्ट्रेन जो है इंक्रीज करता गया। ठीक है, फिर जो है आपका डी पॉइंट आया, डी पॉइंट पे आपका स्ट्रेस सेम हो गया। ठीक है, स्ट्रेस सेम हो गया और स्ट्रेन इंक्रीज किया। ठीक है, और ये जो चेंज होता है, इसके बीच जो चेंज होता है, ये चेंज जो है नॉन लीनियर होता है, नॉन होमोजीनियस होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा ई पॉइंट मिला, यहां पे अचानक से स्ट्रेस इसके बाद कैसे इंक्रीज कर गया, आगे बात समझे, इसके बाद कैसे स्ट्रेस इंक्रीज कर गया, ये भी क्वेश्चन है। क्योंकि भाई आप जानते हैं कि लैटिस प्लेन में आपके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बिखरे होते हैं, मतलब उस पे जो है होते हैं। ठीक है, बिखरे होते हैं उस प्लेन पे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उस पे जो है लैटिस प्लेन पे होते हैं। लेकिन जब हम फोर्स लगाते हैं तो लैटिस प्लेन क्या करता है, आपका टिल्ट होता है। तो जब टिल्ट होता है तो क्या होता है, उनसे कांटेक्ट फिर से इस्टेब्लिश हो जाता है। इस पॉइंट के बाद जैसे ही थोड़ा सा और फोर्स लगाते हैं तो जो प्लेन्स होते हैं, लैटिस प्लेन होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो प्लेन क्या होते हैं, टिल्ट होते हैं, और टिल्ट होने के बाद से क्या करते हैं, फिर से कांटेक्ट इस्टेब्लिश करा देते हैं। और इस्टेब्लिश कांटेक्ट होने के बाद से तुरंत उस बॉडी के अंदर फिर से क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ जाता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने की वजह से हमें क्या मिलता है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। और फोर्स ज्यादा लगाने से क्या होता है, हमारी बॉडी में स्ट्रेस जो है ज्यादा डेवलप होता है। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस है, जो कि हमारा क्या करेगा, विथ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन रजिस्ट बिफोर फेलियर
फेलियर होने के पहले जितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप होगा बॉडी में, यार मैक्सिमम आपका स्ट्रेस रजिस्ट कर पाएगा, उसे हम बोलेंगे आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ। आरी बात में इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मिलेगा उसे क्या बोलेंगे हम? अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच मटेरियल कैन रजिस्ट बिफोर फेलियर। ठीक है, अब जैसे ही हम इस ई पॉइंट के बाद फर्दर हम क्या करते हैं? लोड इंक्रीज करते हैं। तो लोड इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? हमारा नेकिंग स्टार्ट होता है। मतलब जो हमारा ये आपका जो भी स्पेसिमेन का ये जो पार्ट हमने लिया था, इसमें नेकिंग स्टार्ट हो जाता है, ऐसे होता है। नेकिंग का मतलब पतला होना। आगे इसमें भाई नेक जानते हैं ना, नेक, नेक मतलब गला, गला आपका पतला होता है ना, तो वैसे ही नेकिंग स्टार्ट होता है। इस पॉइंट के बाद जैसे ही नेकिंग स्टार्ट होता है तो हमें मतलब इंडिकेशन लग जाता है कि अब आपका मटेरियल क्या कर जाएगा भैया? फेल कर जाएगा। और जैसे ही हम क्या करते हैं? और ज़्यादा लोड बढ़ाते हैं और हमारा क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। तो एफ को बोलते हैं हम, एफ पॉइंट हमारा क्या है? एफ जो है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है। क्या है? एफ जो है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट है और इसी को बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। हमारा एफ क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है। हमारी बात समझे? या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसके करस्पॉन्डिंग बोलते हैं। यहाँ पे मटेरियल जो है क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि ये क्यों स्ट्रेस जो है यहाँ डिक्रीज करता है, यहाँ स्ट्रेस क्यों इंक्रीज करता है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहाँ से हम एक रीजन बना देते हैं कि यहाँ तक जो है आपका मटेरियल में जो है ये यहाँ तक जो होता है ये इलास्टिक रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है? इलास्टिक रीजन होता है। ठीक है, अब यहाँ से सी, यहाँ से लेके डी तक, हमारी बात समझिए। पहले हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे यहां से लेके डी से लेके ई तक, डी से लेके ई तक देख रहे हैं आप? डी से लेके ई तक ये जो होता है आपका, डी से लेके ये डी है, ये ई है, इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। क्या बोलते हैं? स्ट्रेन हार्डनिंग, हार्डनिंग। और ये जो जोन होता है इसको बोलते हैं प्लास्टिक जोन। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्लास्टिक जोन। ठीक है, और C to D जो होता है परफेक्ट प्लास्टिक होता है। आ रही बात में? B to D जो होता है आपका प्लास्टिक जोन होता है, आपका C to D जो होता है परफेक्ट प्लास्टिक जोन होता है। ठीक है, और ये जो होता है आपका फ्रैक्चर जोन होता है। ठीक है, इधर जो है आपका ये फ्रैक्चर जोन होता है, मतलब इधर जो है फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, इधर जो है फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये आपका इलास्टिक रीजन, ये प्लास्टिक रीजन, और ये जो है आपका इतना जो है CD जो है परफेक्ट प्लास्टिक रीजन, और यहाँ पे स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। डी पॉइंट के बाद से डी से लेके ई तक जो होता है स्ट्रेन हार्डनिंग होता है। आपका ई से लेके एफ तक होता है फ्रैक्चर जोन। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं और पूछना चाहूंगा भाई। यहाँ पे नेकिंग स्टार्ट हो गया, जैसे ही ई पॉइंट हुआ नेकिंग स्टार्ट हो गया। तो नेकिंग स्टार्ट हुआ तो इसका मतलब है कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। यही तो जानते हैं आप, सिग्मा इक्वल टू पी बाई ये। भाई एरिया डिक्रीज कर गया। भाई एरिया क्या कर गया? आप इस पॉइंट के बाद से जो है एरिया डिक्रीज कर गया। तो एरिया डिक्रीज कर गया, इसका मतलब है कि हमारा स्ट्रेस इंक्रीज करना चाहिए था। भाई ऐसा ही तो होगा। ये देखो, आपका अगर एरिया डिक्रीज कर देंगे तो आपका स्ट्रेस क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो इसका भी रीजन है, मैं बताता हूं। इसको मिटा देता हूं फिर मैं बताता हूं। ठीक है, देखिए यहां पे हम क्या लेते हैं? जो भी हम लेते हैं सिग्मा इक्वल टू लेते हैं P अपान A नॉट लेते हैं। हम यहां पे हमेशा जो है ओरिजिनल एरिया लेते हैं। ठीक है, कौन सा लेते हैं? ओरिजिनल एरिया लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल एरिया लेते हैं। भाई अब ओरिजिनल एरिया लेंगे तो एरिया आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया ना, एरिया तो कांस्टेंट हो गया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस बॉडी ऑफर ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बॉडी ऑफर नहीं करेगा तो ये स्ट्रेस नीचे ही होगा। आरी बात में हम ओरिजिनल एरिया लेते हैं तो इसको बोलते हैं हम नॉमिनल स्ट्रेस। इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, हम हर जगह नॉमिनल स्ट्रेस ही कैलकुलेट, ये पूरा कैलकुलेशन जो है नॉमिनल स्ट्रेस पे ही है, या इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। और इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आ रही बात समझ में? लेकिन अगर हम इसको ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट करें, ट्रू स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहें तो क्या होगा? सिग्मा ट्रू स्ट्रेस, सिग्मा टी मैं लिख देता हूं। तो ये क्या होगा? P अपान A एक्चुअल। ये कौन सा एरिया होगा? एक्चुअल एरिया होगा, एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा? एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया, एक्चुअल
क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। आ रही बात समझे? तो जब एक्चुअल क्रॉस सेक्शन एरिया निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ट्रू स्ट्रेस मिलेगा। तो जो ट्रू स्ट्रेस आएगा आपका, इसका ग्राफ कुछ ऐसे होगा। आ रही बात समझे? यहां से कुछ ऐसे होगा, ऐसे जाता है। तो ये आपका हो गया ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आ रही बात समझ में? अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो यहां पे मटेरियल फेल हो जा रहा है भाई, स्ट्रेंथ में हमारी मटेरियल कहां पे फेल हो जा रहा है? हमारा तो मटेरियल यहां पे फेल हो जा रहा है, सी पॉइंट से हमारा मटेरियल क्या कर जा रहा है? स्ट्रेंथ जो है फेल कर जा रहा है। तो हमारा जो है, क्योंकि उसमें जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट ला जा रहा है, इसका मतलब है कि हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया 2 एक सिग्मा वाई लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा उसको क्या बोलेंगे भाई? अपर इल्ड स्ट्रेस। आरी भाषा में एक हमें अपर इल्ड स्ट्रेस मिलेगा, दूसरा मिलेगा हमें लोअर इल्ड स्ट्रेस। तो इन दोनों में से हम कौन सा लेंगे भाई? इन दोनों स्ट्रेस में से हम क्या कौन सा लेंगे? क्योंकि भाई यहीं से प्लास्टिक परफेक्ट प्लास्टिक जोन आ रहा है, तो हम कौन सा लेंगे आपका? ठीक है, तो इसका रीजन एक है आपका कि जो है लोअर इल्ड पॉइंट को जो भी डिजाइनर होते हैं वो लोअर इल्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है उसी को हम स्ट्रेंथ क्राइटेरिया लेते हैं, उसी को सिग्मा वाई टी लेते हैं। मतलब सिग्मा वाई टी लेते हैं उसी को, लोअर इल्ड पॉइंट को। क्यों लेते हैं? क्योंकि इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ लोड रिक्वायर्ड, या इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इल्डिंग। क्या है ये? इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इल्डिंग। या मिनिमम वैल्यू है स्ट्रेस की जो कि रिक्वायर्ड है मेंटेन करने के लिए, क्या? इल्डिंग को मेंटेन करने के लिए। तो इसी को हम लेते हैं अपना स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। तो हमारा जो डक्टाइल मटेरियल है, जो डक्टाइल मटेरियल होते हैं उसमें हम जो है आपका जो क्राइटेरिया लेते हैं लोअर इल्ड पॉइंट लेते हैं, मतलब इल्डिंग की वजह से फेल होता है। तो ये सिग्मा वाई टी जो लेते हैं, जो आपका फेलियर स्ट्रेस होता है वो आपका सिग्मा वाई टी होता है, और ये जो है आपका कौन सा होता है? ये आपका लोअर इल्ड पॉइंट होता है। आ रही बात समझ में? और आपका जो ब्रिटल मटेरियल होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस फेल होता है। अभी चलिए देखते हैं हम उसको। ठीक है, अभी मैंने बताया कि हमारा जो डक्टाइल मटेरियल होता है वो इल्ड स्ट्रेस की वजह से फेल होता है, ये डिजाइनर मानते हैं। ठीक है, तो डिजाइनर आप मानते हैं कि जो है लोअर इल्ड पॉइंट जो होता है वही फेलियर क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो इल्ड स्ट्रेस जो है क्राइटेरिया हो गया हमारा फेल होने का। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कुछ मटेरियल होते हैं, हर मटेरियल में, डक्टाइल मटेरियल में हमें इल्ड स्ट्रेस की वैल्यू पता होनी चाहिए। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें इल्ड स्ट्रेस की वैल्यू नहीं मिल पाती है सीधे सीधे। क्या होती है? इल्ड स्ट्रेस की वैल्यू नहीं मिल पाती है डायरेक्टली। वो मटेरियल आपके जैसे एल्युमिनियम हो गया, हाई स्ट्रेंथ स्टील हो गया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ पे स्ट्रेन है, मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन है। तो अगर वैसे मटेरियल का ग्राफ मैं खींचूं तो उसमें जो है ऐसे इलास्टिक लिमिट होता है और फिर ये कैसे ऐसे करके चला जाता है। ठीक है, इस तरह का होता है ये ग्राफ। जैसे एल्युमिनियम हो गया, आपका हाई स्ट्रेंथ स्टील हो गया, उसमें जो है आपके डक्टाइल मटेरियल होते हैं, उनका जो है यील्ड पॉइंट जल्दी नहीं मिलता है। तो इस यील्ड पॉइंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी आपका ये कर्व है इससे पहले टेंजेंट खींचते हैं। क्या करते हैं? इस कर्व पे टेंजेंट खींचते हैं। तो मुझे लगता है ये कर्व का टेंजेंट यही आएगा। आरी बात समझ में? ये टेंजेंट हो गया। और फिर हम क्या करते हैं, जो स्ट्रेन है उसका 0.2%, क्या करते हैं? 0.2% या 0.002 हम स्ट्रेन की वैल्यू का हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे इसी के ऑफसेट में क्या करते हैं, ऑफसेट में एक हम इसी के पैरेलल में लाइन, जो हमने टेंजेंट खींचा इसी के पैरेलल में लाइन हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और ये पैरेलल लाइन जहां कट करता है इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस मिलता है, इसे हम बोलते हैं यील्ड स्ट्रेस। आ रही बात समझे? इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें स्ट्रेस मिलता है उसी को हम लेके अपना डिजाइन क्राइटेरिया चूज करते हैं। क्या करते हैं? इसी को लेके हम अपना डिजाइन क्राइटेरिया चूज करते हैं, सिग्मा वाई। यही हमें क्या मिल जाता है? यील्ड स्ट्रेस मिल जाता है। और इसी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है इसको बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रूफ स्ट्रेस।
तो क्लियर हो गया। हम क्या करते हैं, जो भी आपका मटेरियल आपके जो होते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका यील्ड पॉइंट डायरेक्टली नहीं मिल पाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि पहले टेंजेंट खींचते हैं, जो कर्व होता है उस कर्व टेंजेंट हो गया, फिर हम क्या करते हैं जो स्ट्रेन है उस स्ट्रेन में 0.2% का ऑफसेट लेते हैं यहाँ से, और ऑफसेट लेके क्या करते हैं इस टेंजेंट के पैरेलल में एक लाइन खींचते हैं, तो जहां पे वो कट करता है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलता है, यील्ड स्ट्रेस मिलता है, और उस यील्ड स्ट्रेस को लेके हम अपना डिजाइन क्राइटेरिया लेके चल देते हैं, और इसी यील्ड स्ट्रेस को बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। किस केस में, जब हम 0.2% लेंगे तब हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। आ रही बात समझ में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। अब देखिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लिया, तो यहाँ पे स्ट्रेन हो गया, यहाँ पे स्ट्रेस हो गया। तो हमारा देखिए ये कर्व जो है यहाँ पे गए, ये प्रोपोर्शनल लिमिट मिला, फिर हमें इलास्टिक लिमिट मिला, फिर जो है हमें सीधे सीधे जो है ये जो है डायरेक्टली हमें आपका अल्टीमेट पॉइंट मिल जाता है, और ये यहाँ पे अल्टीमेट पॉइंट मिलता है और इसके बाद फ्रैक्चर हो जाता है। आ रही बात समझ में। इस अल्टीमेट पॉइंट के किसी पॉइंट पे भी अल्टीमेट पॉइंट के जस्ट बाद फ्रैक्चर हो जाता है। आ रही बात समझ में। यहाँ पे क्या मिला, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, और फिर डायरेक्टली हमें आपका अल्टीमेट पॉइंट मिल जाता है, और अल्टीमेट पॉइंट से तुरंत जस्ट बाद, मतलब कि जैसे ही अल्टीमेट क्रॉस करता है किस टाइम पे फेल होगा हमें पता नहीं होता है। मतलब कि ये मटेरियल जो है बिना इंडिकेशन दिए क्या कर जाता है, विदाउट इंडिकेशन जो है फेल हो जाता है। विदाउट इंडिकेशन दिए क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। जैसे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा था, आपको इंडिकेशन मिल रहा था, इस पॉइंट के बाद इंडिकेशन मिल रहा था कि आपका जो मटेरियल था वो क्या हो रहा था, स्पेसिमेन था वो पतला होते जा रहा था, तो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको इंडिकेशन नहीं मिलता है, और बिना इंडिकेशन के ये क्या कर जाता है, फेल कर जाता है, ब्रेक कर जाता है। आ रही बात समझ में। तो ये फेल कर जाता है, इसका मतलब है कि हमारा जो ये इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि हम जो है सेफ रहना चाहते हैं। तो कहीं पे भी हम ह्यूमन लोग सेफ रहना चाहते हैं तो हम वही मटेरियल यूज करेंगे जिसका हमें पता चल जाए कि बेंट हो गया। अब बेंट हो गया मतलब कि हमें पता चल गया कि ये फेल हो गया। आ रही बात समझ में। फेलियर का मतलब हम बता भी देते हैं कि फेलियर का मतलब ये नहीं कि ब्रेक कर जाना होता है। फेलियर का मतलब ये होता है कि आपका जो भी कंपोनेंट है वो सेटिस्फैक्ट्री टास्क नहीं कंप्लीट कर पा रहा है जिसके लिए वो लगाया गया था। जैसे कि मैं कहूँ कि एक रॉड कहीं पे लगाया गया है, ठीक है, और रॉड जो है वो लोड ट्रांसवर्स लोड सहने के लिए लगाया गया है, लेकिन वो बेंट हो गया। तो बेंट हो गया तो क्या कर गया, फेल कर गया। भाई हमने लगाया था लोड ट्रांसवर्स सहने के लिए, अब वो बेंट हो गया तो आपको ज्यादा वो कुछ अनवांटेड इफेक्ट दे सकता है ना, तो इसीलिए उसे बोलते हैं फेल कर गया। ठीक है, तो ऐसे ये क्या कर देगा, विदाउट इंडिकेशन क्या देता है, फेलियर दे देता है। और एक चीज और हमने बताया था कि 5% से आपका क्या होगा, लेस देन होगा आपकी परसेंटेज इलोंगेशन की वैल्यू, तो उसे बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, आपका ब्रिटल मटेरियल है। तो आपका क्यों यूज होता है डक्टाइल मटेरियल ज्यादा, क्योंकि ये बिना इंडिकेशन के फेल कर जाता है और हमें अगर पता ही नहीं चलेगा कि ये फेल होने वाला है तो हम उस कंपोनेंट को चेंज नहीं करेंगे और हम क्या कर सकते हैं, हम घायल हो सकते हैं। आ रही बात समझे। तो ये सारी चीजें रहा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करिए। अभी भी आपका कोई डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।